हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को, जो कि महेश कुमार बल्लवाल द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 पार्ट बनाए हैं और ये फिजिक्स का लास्ट पार्ट रहेगा इस बुक का। इसके बाद फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से। उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो वन लाइनर बुक है, आपको इसका रिव्यू अगर आपको देखना है तो मैंने चैनल पर वीडियो बना दी है, आप वहाँ से बुक का आप रिव्यू देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो किससे होता है? टांगस्टन एवं सोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट का मान कितना होता है? कितना होता है? 3.6 10 की घात 6 जूल। इसको आप ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत पूछती हैं। अगला क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक। नेक्स्ट हम पॉइंट ध्यान रखेंगे, बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो आपको इसे ध्यान रखना है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? इंपॉर्टेंट है, टांगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? डिस्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी करंट बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ये ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसको आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा को खींचते हैं, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई से पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? ट्रांसफार्मर का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है हमारा, प्रत्यवर्ती धारा को डिच धारा में परिवर्तन करने हेतु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? 10 की घात 6 ओम। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें ऑर्गन के साथ पारा, वाष्प, मरकरी वेपर भरी होती है। किसमें? समान ट्यूबलाइट में। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त बल्ब यानी कि फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की दृष्टि में से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो कौन सी है? चांदी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल ए। तो इस फॉर्मूले से इसे किया जाएगा। तो वन लाइनर बुक है, इसे हम केवल वन लाइनर के थ्रू पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट वीडियो अलग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का। अगला क्वेश्चन है, विभव यानी पोटेंशियल और वोल्टेज क्या निर्धारित करता है? तो क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को, यानी कि आवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है?
तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तंतु को गर्म करके। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो कौन सी युक्ति होती है, कौन सी डिवाइस होती है? विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? तो कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रत्यवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तांबा यानी कि कॉपर का। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इजी पॉइंट है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चालकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अर्धचालक की चालकता यानी कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर की किस ताप पर अधिकतम होती है? तो किस पर होती है? शून्य ताप पर। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? कितना हो जाता है? अनंत यानी कि इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर। तो चालक पदार्थों के कुछ उदाहरण देखते हैं और अचालक पदार्थों के उदाहरण देखते हैं, यानी कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो सबसे पहले धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात यानी कि स्टील, और अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि, ये सब क्या है? चालक पदार्थों के उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं अचालक पदार्थों के उदाहरण। तो रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। तो ये सब किसके हैं? अचालक पदार्थों के उदाहरण। आप इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं? तो क्या होते हैं? शून्य परगामिता। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? डोपिंग। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डायोड का। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं चालक से संबंधित मुख्य तत्व। तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना प्रतिरोध भी कम होगा। तो ये होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो इसी पर आधारित सारे आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो कहाँ पर होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है? तो किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो क्या होता है? मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्यूरी ताप यानी क्यूरी टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है? चुंबक के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो किसके होते हैं? लौह यानी कि फेरस के। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर।
आप इसको भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय अमोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर दिशा में। आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो कब कम होता है? जब वे अधिक गर्म होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब दंड चुंबक की लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं हम इसे? प्रेरित धारा की दिशा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है तो कब करते हैं? जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाता जाए और परिपथ टूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे किससे? नाभिकीय या भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं हम इसका प्रयोग? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? गिलेन टी सीबॉर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स एक बात आपको बताना भूल गया, आपको फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप फिजिक्स जो मैंने पढ़ा दिया है इस बुक का, तो उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार से विकिरण में होती है? तो एक्स-रे विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? CD एंडरसन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम यानी लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारों में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? तो क्या कारण होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सर्वाधिक भंडारण है? तो किसका है? प्लेटिनियम का। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? यूरेनियम का। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा कण। इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग हम देख लेते हैं। तो अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण एवं प्रसंस्करणों में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव को पता लगाने में, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका हम करते हैं? ग्रेफाइट एवं भारी जल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीज़ोन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हिडेकी युकावा ने।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा में से अधिक उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकर्ण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं? गामा किरणों के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? थोरियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ करते हैं? आणविक भट्टी यानी कि मॉलिकुलर फर्नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय यानी कि सिस्मिक पेटी में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? नरौरा 4th भूकंपीय पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑटो हॉर्न ऑफ फ्रिड्समैन ने। इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो सबसे पहला है तारापुर, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैपेसिटी कितनी है? 1400 मेगावाट। नेक्स्ट रावत भाटा, राजस्थान कोटा में 1080 मेगावाट। कलपक्कम, तमिलनाडु में 440 मेगावाट। नेक्स्ट है नरौरा, उत्तर प्रदेश, 440 मेगावाट। काकरापार, गुजरात, 440 मेगावाट। कैगा, कर्नाटक में है, 880 मेगावाट है। कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2000 मेगावाट। ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एंड्रोको फार्मी ने। इनके नाम को आप ध्यान रखें, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विविध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे भी आपको मिसलेनियस से, इससे भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम, यानी कितना होता है? 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए हम करते हैं? तो किसे मापने के लिए करते हैं? तापमान यानी कि टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस करने में असफल रहता है तो वो कितना कार्य करता है? तो कितना कार्य करता है? 0 कार्य। अगला क्वेश्चन है, वेबयोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो किससे है? प्रकाश से। इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो किस कारण झुकते हैं? जड़त यानी इनर्शिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो कौन है? तकाशी हिरोज। इनके नाम को ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। अगला पॉइंट है हमारा, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्रित टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके, उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव यानी सीबेक इफेक्ट पर। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण में आपतित किरण 60 डिग्री पर कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्तर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला पॉइंट देखते हैं कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल यानी फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। जब पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है तो वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विद्युतरोधी यानी कि इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? कितनी होती है? 1 यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कितना आवेश उत्पन्न होता है? तो छड़ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? आप इसे ध्यान रखेंगे, शुद्ध धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं एक सूर्य जैसे किसी तारे के नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वो श्वेत बौने तारे यानी वाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश ब्रह्म पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर्षण यानी फ्रिक्शन एवं स्नेहक लुब्रिकेंट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखें, कई एग्जाम में पूछ चुके हैं और आगे भी पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन प्रयोगशाला टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अटाकामा पेरू में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो किसके सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों का मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO का व ग्रेफाइट का उपयोग हम करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? मुंबई में। नेक्स्ट अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो क्या था? वैलेंटीना तेरेश्केवा। कहाँ की थी? ये भी रूस की थी और 1963 में गई थी। नेक्स्ट है GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो कैसा होता है? उद्दीप्त विकिरण यानी कि स्टिमुलेटेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल के गुण को बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो कौन सा बढ़ता है? दाब। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला यानी कि फ्लेम का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? गोलाकार। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन है गैस से उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं
किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को कौन अवशोषित करता है, तो कौन करता है, ओजोन परत। तो आप इसे भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं, तो किस प्रकार का, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विकिरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सार्वधिक होता है, तो किसका होता है, बैंगनी का। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सरल दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों द्वारा बनाया जा सकता है, तो कम से कम 2 उत्तल लेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक यानी कि काला। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करती है, किस दिशा की ओर संकेत करती है, उत्तर दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन है, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं, तो रडार संसूचन यानी रडार डिटेक्शन के बचाव हेतु। अगला क्वेश्चन है, शीशे का रजतन यानी सिल्वरिंग गिलास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। आप इसको भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीटर के तार किस धातु मेटल के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के। अगला क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों रेस्पिरेशन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, नंगल पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित कॉटेड होती है, तो किससे होती है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेपोस्कोप द्वारा किया जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर करता है, दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला पॉइंट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ विभिन्न संचलनों मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद यानी बिंबीकरण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई के सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो कब प्रारंभ की गई थी, 1957 ईस्वी में। इसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस तापांतर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो कौन सा होता है, काला रंग। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो कितने होते हैं, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, परम ताप का वो प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मॉलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाती है, तो परम शून्य ताप पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, कार्बन माइक्रोफोन। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है, तो किस में किया जाता है,
साइबरनेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वैथिक एंडिकोफॉर्मी ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक आप चाहिए ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो किसे करते हैं? द्रव्यमान को। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? तांबे से। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका तापमान प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पंकम क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इससे आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है? तो उच्च दाब होना चाहिए, निम्न ताप होना चाहिए। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत। तो कैसा होता है? आयाम कैसा होता है? नियत यानी कि कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो कौन सी नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस। अगला क्वेश्चन है नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये नीला रंग संक्रमित ट्रांसमिट करती है। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तांबे की तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगला क्वेश्चन है ECG किस अंक की गतिविधि को दर्शाता है? तो किस अंक की गतिविधि को दर्शाएगा? हृदय की। इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है वो गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो कौन सा नहीं दिखता? ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है वायु शीतलन यानी कि एयर कंडीशनर किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है वो प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों में एक सी दूरवर्ती वस्तुओं की आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो किसमें? बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन में। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी हम क्या कहते हैं इसको। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड एक गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव क्या लगता है? उबलने लगता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्रों की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव्य चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संगीत समारोह की छतें साधारण वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि वो शोर का अवशोषण करती हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कोई वस्तु किसी को केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो कौन सी गतिज ऊर्जा के दौरान स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर सीमा की गणना तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। कब दिया गया था? वर्ष 1930 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं क्योंकि ब्रश करते समय तो बालों में स्थित एक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको लिफ्ट से आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट एवं या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर हो जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। नेक्स्ट स्थिति दी गई है, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट स्थिति की बात करते हैं, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिसमें व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अथवा व्यक्ति की भारीनता को अनुभव करेगा। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि लिफ्ट एक नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा जिससे वो लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। तो इन्हें सब पॉइंट को आप लिफ्ट से पे आधारित ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको प्रमुख यंत्र और उनके सिद्धांत दिए गए। तो भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ऊष्म गति के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति सिद्धांत पर। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संरक्षण तरंगे पर। वायुयान बर्नौली का तरल गतिमान सिद्धांत पर। सोनार पराश्रव तरंगों का परिवर्तन पर। प्रकाशिक रेशे तंतु प्रकाश का पूलांतरिक परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स प्रमुख संस्थान है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। तो सबसे पहले राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राज्य दिए गए हैं दिल्ली। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो जादूगोड़ा झारखंड में। अगला है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। अगला है भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, तो पुणे महाराष्ट्र में ये भी। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला, तो पुणे महाराष्ट्र ये में है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो केंद्रीय यौगिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भावनगर गुजरात में। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गुजरात में। तो इन सबको ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रह गया है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, तो पेशी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है वाष्प इंजन, तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला है जलता हुआ कोयला, तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला है विद्युत सेल, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला है विद्युत अपघटन, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट है बिजली का पंखा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अगला है टरबाइन, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अगला है पवन चक्की, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक, तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट है परमाणु बम, तो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अगला है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अगला है सितार, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अगला है मोमबत्ती, तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करती है। नेक्स्ट है विद्युत जनरित, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने एवं सूताग्राफ में चिन्हित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोग्राफ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एनसीईआरटी सार संग्रह बुक, जिसमें हमने फिजिक्स का लास्ट पार्ट डिस्कस किया। आई होप आपने तीनों पार्ट देखे होंगे, तो आपकी फिजिक्स का रिवीजन अच्छी तरीके से हो गया होगा। अब हम आपके सामने केमिस्ट्री के पार्ट डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री के बाद हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम पूरी बुक आपके लिए ख़त्म कर देंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से रिवीजन चाह रहे हैं, तो इस बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।